स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज की ये क्लास हमारी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। ये लेक्चर वन शॉट होने वाला है, जिसका मतलब है कि इसी एक क्लास में हम पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज एंड सीयूईटी से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, आपको पता ही है क्या करना है। सब लोग लाइक करो इस सेशन को, सेशन शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ और बताओ कि दीदी लाइव है। चलो तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। सब लोग अपने एनसीईआरटी को ओपन कर लो और साथ साथ दिल से मन लगाकर सुनते जाना। ओके, तो ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप स्टार्ट करते हैं चैप्टर की शुरुआत में बोला जा रहा है यू हैव स्टडीड ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। क्लास 11th थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा, नहीं भी याद तो कूल है, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि क्लास 11th में जो हमारी बुक थी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। क्या आपको वो चैप्टर थोड़ा थोड़ा याद है? पूछ रहे हैं डू यू रिकॉल द कंटेंट्स। तो उस चैप्टर में बेसिकली आपको ज्योग्राफी का थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दिया गया था कि भाई ज्योग्राफी क्या है। आपको इंट्रोडक्शन दिया गया और आपको ये समझाया गया कि ज्योग्राफी का नेचर कैसा है। आपको ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस समझाया गया, ज्योग्राफी के कौन कौन से ब्रांचेस हैं, ज्योग्राफी के अंडर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको उस पहले चैप्टर में समझाया गया था। बेसिकली एक इंट्रोडक्शन की तरह था वो चैप्टर, है ना। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर भी ऐसा ही है। ह्यूमन ज्योग्राफी को लेकर आपको चीजें बताई जाएंगी, आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी के ब्रांचेस क्या हैं। तो ये भी एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर की तरह होने वाला है। कह रहे हैं कि 11th क्लास के चैप्टर को अगर आप रीड करो तो आपको याद आएगा कि ज्योग्राफी के अंडर ही एक सब्जेक्ट होता था ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उसका नेचर के साथ एक कनेक्शन भी है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि अगर हम अपने सब्जेक्ट ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट इंटीग्रेटिव है, एम्पेरिकल है और प्रैक्टिकल है। ये सब लोग अंडरलाइन कर लो, ये अक्सर हमारे एमसीक्यूज में आ जाता है। तो इंटीग्रेटिव, एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल का क्या मतलब है कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटीग्रेटिव है, मतलब ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ इंटरलिंक्ड है, तो इंटीग्रेटिव सब्जेक्ट हुआ। एम्पेरिकल और प्रैक्टिकल का क्या मतलब है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अपने आसपास दिखेगा। तो अगर हम बारिश के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम रिवर के बारे में, माउंटेन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये रैंडम टॉपिक्स नहीं है, आपको सही में ये सब्जेक्ट अपने आसपास दिखेगा, ठीक है। Thus, the reach of geography is extensive and each and every event or phenomena which varies over space and time can be studied geographically। क्या मतलब है इस लाइन का कि ज्योग्राफी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। और हमारे अर्थ के ऊपर जो भी फिनोमिना, जो भी प्रोसेस होता है, उसे आप ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है कि अगर हम अर्थ के सरफेस के बारे में बात करें, आप देखोगे कि अर्थ में दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक तो है नेचर और एक है ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर आप अर्थ को देखोगे तो अर्थ के दो मेजर हिस्से हैं। एक हो गया नेचर, नेचर में आ जाता है रिवर, माउंटेन्स, ये सब, और एक हो गया हम लोग, ह्यूमन बींग्स। तो ये दो मेजर कंपोनेंट्स हैं अर्थ के, बस इतना सा इसमें आपको बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हम ऐसे भी देख सकते हैं इसे कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसे हम ब्रॉडली दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी और एक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी।
फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, हम नेचर के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, रिवर, माउंटेन्स, लैंड फॉर्म्स, ये सब पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं वो आपको इस चैप्टर में समझाया जाएगा। फिजिकल ज्योग्राफी आप काफी हद तक 11th में पढ़कर आए हो। इस बुक में हम ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर फोकस करेंगे, पर उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। तो समझते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या मतलब है। ये सारे लोग एनसीईआरटी में मेरे साथ साथ अंडरलाइन करो। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, तो आप लोग ये लिखकर आ सकते हो। द रिलेशनशिप बिटवीन physical or natural and the human world, the spatial distribution of human phenomena and how they come about, the social and economic differences between different part of the world। ठीक है, तो क्या होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, जब हम नेचर और ह्यूमंस के बीच के रिलेशन को समझते हैं तो हम उसे ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। जब हम स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन समझते हैं, मतलब अर्थ में कहाँ कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, कहाँ पॉपुलेशन कम है, जब हम अलग अलग एरियाज के सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस को समझते हैं तो हम इसे ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि आपको ये चीज ऑलरेडी पता है कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी का मेन मकसद क्या है कि हम अर्थ के बारे में समझें, है ना। पर अर्थ हम ह्यूमंस का भी घर है, तो हमें अर्थ को इस नजरिए से समझना है कि अर्थ एज होम फॉर ह्यूमन बींग्स, अर्थ कैसा है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के कंटेक्स्ट में हमें अर्थ को समझना है। Thus emphasis is on study of nature and human beings। तो इसीलिए ज्योग्राफी में हम नेचर के बारे में तो पढ़ते ही हैं, पर अर्थ हमारा घर है तो ह्यूमन बींग्स के कंटेक्स्ट में भी हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में ड्यूअलिज्म बहुत है। ड्यूअलिज्म का मतलब होता है द्वैतवाद। ज्योग्राफी में अक्सर डिबेट्स एंड डिस्कशन चलते रहते हैं एंड एक ही चीज को समझने के दो नजरिए निकलते हैं, इसको हम ड्यूअलिज्म कहते हैं। जैसे लोग अक्सर लड़ते झगड़ते रहते हैं कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ें, क्या ये एक लॉ मेकिंग, थियराइजिंग, मतलब नोमोथेटिक सब्जेक्ट होना चाहिए, या क्या ये इडियोग्राफिक सब्जेक्ट होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्या हम इसे रीजनल तरीके से पढ़ें या क्या हम इसे सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ें। क्या मतलब है इसका, नोमोथेटिक का मतलब होता है टू स्टडी अर्थ एज अ होल, मतलब पूरे अर्थ के बारे में साथ में पढ़ना। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव मतलब आप एक एक रीजन को उठा रहे हो एंड एक एक रीजन के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो लोग अक्सर लड़ते झगड़ते हैं कि दो अप्रोच हैं ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने के। ठीक है, रीजनल और सिस्टमैटिक का क्या मतलब होता है। सिस्टमैटिक मतलब मान लो आपने एक टॉपिक उठा लिया रेनफॉल, तो आप देखोगे कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग एरियाज में कैसे रेनफॉल होता है। ठीक है, और रीजनल स्टडी का मतलब होता है कि आपने अगर कोई एक रीजन उठा लिया तो आप उसी रीजन के बारे में सब कुछ पढ़ोगे कि इस छोटे से स्टेट में बारिश कैसे होती है, ह्यूमिडिटी कितना होता है, विंड कैसी चलती है, यहाँ पे गर्मी कितनी होती है। तो ये रीजनल अप्रोच हो गया। तो ड्यूअलिज्म होता है ज्योग्राफी में, अक्सर लोग अलग अलग नजरिए रखते हैं कि ज्योग्राफी में क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, सिमिलरली क्या कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, कुछ लोग कहते हैं कि हिस्ट्री के साथ लिंक करके पढ़ो ज्योग्राफी को। तो हमें ड्यूअलिज्म देखने को मिलता है ज्योग्राफी में। नेक्स्ट, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से सुनना। You will appreciate that the dichotomy between physical and human is not a very valid one because nature and human are inseparable elements and should be seen holistically। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमने ज्योग्राफी को दो हिस्सों में बांट रखा है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम नेचर एंड ह्यूमन के रिलेशन को पढ़ते हैं। तो ये भी ड्यूअलिज्म हो गया है ना, ये भी डाइकोटोमी हो गया, द्वैतवाद हो गया कि ज्योग्राफी को दो हिस्सों में बांट दिया। पर कह रहे हैं कि यहाँ पर ड्यूअलिज्म करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि नेचर और ह्यूमन इनसेपरेबल है, नेचर एंड ह्यूमन एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ड्यूअलिज्म करने का सेंस नहीं बनता, इन दोनों को साथ में हमें पढ़ लेना चाहिए।
Next, it is interesting to note that both physical and human phenomena are described in metaphors using symbols from human anatomy. कह रहे हैं कि एक इंटरेस्टिंग चीज ज्योग्राफी में ये है कि अक्सर आप देखोगे कि जब हम ज्योग्राफी में कुछ कुछ टर्म्स का यूज करते हैं नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए, तो हम ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के टर्म्स को भी ज्योग्राफी के टर्म्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो इससे भी थोड़ा दिखता है कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट में भी ह्यूमन और नेचर का जो ये कनेक्शन है वो झलकता है हमारे सब्जेक्ट में. जैसे हम अक्सर कहते हैं फेस ऑफ द अर्थ, आपने सुना होगा आई ऑफ द स्टॉर्म, माउथ ऑफ द रिवर, स्नाउट मतलब नोज ऑफ द ग्लेशियर, नेक ऑफ द इस्थमस, प्रोफाइल ऑफ द सॉइल. यहाँ पर फेस, माउथ, आई, नोज ये सब तो ह्यूमन पार्ट्स का नाम है ना. ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ज्योग्राफी में ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन पार्ट्स को हम ज्योग्राफी के टर्म्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं. सिमिलरली हम कई बार अलग अलग रीजन, अलग अलग गांव, अलग अलग शहर को एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक लिविंग बीइंग की तरह डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, काफी सारे जर्मन ज्योग्राफर्स हैं जो अपने देश या फिर एक स्टेट को लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, एक लिविंग थिंग की तरह डिस्क्राइब करते हैं. और जैसे हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, आर्टरीज, वेन्स जिनसे ब्लड फ्लो करता है, इतना तो बायो याद होगा जो 10 तक पढ़ा है ना. तो कुछ जर्मन ज्योग्राफर क्या करते हैं, देश के रोड, रेलवे एंड वाटरवे को आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं. तो जैसे हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही देश में रोड, रेलवे एंड वाटरवेज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, the basic questions now arise: can we separate nature and human when they are so intricately intertwined? कह रहे, तो अब एक बेसिक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जब नेचर और ह्यूमंस आपस में इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो क्या हम इनको सेपरेट तरीके से पढ़ें या ना पढ़ें. ठीक है, चलो, तो इसका आंसर तो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको मिल जाएगा. उससे पहले एक बॉक्स दे रखा है हमारे एनसीईआरटी में, ये सुपर इंपॉर्टेंट बॉक्स है. इस बॉक्स में क्या है, अलग अलग कुछ स्कॉलर्स आए और उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी की अलग अलग डेफिनेशन दी. तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कौन से स्कॉलर ने कौन सी डेफिनेशन दी. इससे पता है क्वेश्चन कैसे आता है, आपको ये डेफिनेशन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी की ये डेफिनेशन किसने दी. 4 ऑप्शन दे देंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि ये डेफिनेशन तो रैटजेल ने दी थी. ठीक है, तो रैटजेल ने क्या कहा ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में. रैटजेल ने कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस है. तो रैटजेल ने कहा कि जब हम बहुत सिंथेटिक, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ के सरफेस के बीच के रिलेशनशिप को समझते हैं, तो हम उसे ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं. ठीक है, इस डेफिनेशन में रैटजेल ने सिंथेसिस, सिंथेटिक स्टडी के ऊपर जोर डाला कि एकदम प्रैक्टिकल तरीके से स्टडी करना ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ के सरफेस के रिलेशनशिप के बारे में, इसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं. नेक्स्ट एक और हमारे स्कॉलर थे एलन सी सेम्पल. इन्होंने क्या कहा, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशन बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ. एलन सी सेम्पल ने क्या कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, जब हम बदलते हुए इंसान टाइम के साथ बदलते हैं ना, जब हम बदलते हुए इंसान और बदलते हुए अर्थ के बीच के बदलते हुए रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, तो हम उसे ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं. इस डेफिनेशन में कीवर्ड है हमारा डायनामिज्म. डायनामिज्म मतलब बदलाव. तो आपको दिख रहा है ना डेफिनेशन में बार बार चेंज के बारे में बात हो रही है. अनरेस्टिंग, अनस्टेबल, इन सब का मतलब होता है चेंज. ठीक है, अनरेस्टिंग मैन मतलब ऐसा मैन जो बदलता रहता है टाइम के साथ. अनस्टेबल अर्थ मतलब अर्थ जो बदलता रहता है टाइम के साथ साथ. तो जब हम इन दोनों के बीच के बदलते हुए रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, तो हम उसे ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं. ये एलन सी सेम्पल ने कहा. नेक्स्ट पॉल ब्लेक ने क्या कहा वो समझते हैं. उन्होंने कहा कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज of the physical laws governing our earth and the relationship between living beings which inhabit it. कह रहे हैं कि जब हम इन डिटेल पढ़ते हैं अर्थ के लॉज के बारे में एंड अर्थ के बाकी लिविंग बींग्स के रिलेशन के बारे में, तो हम उसे ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं.
ठीक है, तो ये डेफिनेशंस, और ये डेफिनेशन किसने कही ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको बताया जा रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम इंटर रिलेशन पढ़ते हैं फिजिकल एनवायरमेंट और सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस के बीच में। ठीक है, बेसिकली क्या कहा जा रहा है, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम एनवायरमेंट एंड ह्यूमन बीइंग्स के बीच के रिलेशनशिप को समझते हैं कि ये दोनों आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं, नेचर और ह्यूमन बीइंग्स आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, ये हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो अगर आप अर्थ को देखोगे ना, तो अर्थ में आपको दो टाइप के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। एक तो है एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट और एक है एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट का एलिमेंट मतलब अर्थ में जो भी आपको नेचर से रिलेटेड चीजें दिखती हैं, वाटर, क्लाइमेट, फॉरेस्ट, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब फिजिकल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं। अर्थ में आपको जो भी ह्यूमन बीइंग्स से रिलेटेड चीज मिलती है, रेलवे स्टेशन, घर, फार्म, इंडस्ट्री, रोड्स, ये सब ह्यूमन बीइंग्स के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, physical environment has been greatly modified by human beings, it has also in turn impacted human lives। कह रहे हैं इंसान तो बहुत ज्यादा नेचर को बदलते रहते हैं, इंसान के वजह से नेचर के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, पर नेचर के वजह से हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, नेचर की वजह से हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को, पर पहले मैं आपको टॉपिक का मतलब समझा देती हूँ। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है और हम नेचर की हर बात मानते हैं, हम नेचर से डर डर कर रहते हैं। ठीक है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां पे हमारे पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है और हम हर जगह टेक्नोलॉजी को लगाकर नेचर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मैंने ऊपर ऊपर से समझाया है, इन डिटेल समझते हैं इस टॉपिक को। कह रहे हैं कि ह्यूमंस एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से, अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज करके हम नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। It is not important what human beings produce and create, but it is extremely important with the help of what tools and techniques do they produce and create। टेक्नोलॉजी के बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए, पर हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम किन टूल्स, किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं नेचर को बदलने के लिए। ठीक है, तो ये आपको इस सेंटेंस में बोला जा रहा है। और क्या कह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स वर able to develop technology after they develop better understanding of natural laws। कह रहे हैं कि अगर आपको टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना है तो पहले आपको नेचर को समझना पड़ेगा। तो ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी बेटर कब होने लगी, जब ह्यूमंस नेचर के लॉज को समझने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत साल पहले हमने फायर की डिस्कवरी करी होगी पहली बार, तो उस टाइम पे हमने फायर की डिस्कवरी कैसे करी, हमें नेचर के लॉज का आइडिया लगा। आज के टाइम पे तो हमें पता है दो पत्थर को घिसते हैं तो वो जो फोर्स क्रिएट होता है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। उस टाइम पर ये शायद हमें फ्रिक्शन शब्द नहीं पता होगा, पर हमें आइडिया लग गया था कि अच्छा दो पत्थर को घिसते हैं तो कुछ तो एक एनर्जी रिलीज हो रही है, चिंगारी आ रही है, स्पार्क आ रहा है और फिर आग लग रही है। तो जब हम नेचर के लॉज को समझते हैं तो हम नए नए डिस्कवरी, नए नए इन्वेंशंस करने लग जाते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारी डिजीजेस के खिलाफ वैक्सीन और दवाइयां आ गई हैं। ये कैसे आ पाई, जब हमने डीएनए के बारे में समझा, जब हमने जेनेटिक्स के बारे में समझा, तो ही हमें आइडिया लगा कि अच्छा हम वैक्सीन बना सकते हैं, दवाई बना सकते हैं। आज के टाइम पे हम बहुत फास्ट प्लेन्स बना रहे हैं। प्लेन बनाने के लिए हमें एरोडायनामिक्स के लॉज को समझना पड़ा होगा तो ही हम प्लेन बना पाए। ठीक है, तो यू कैन सी नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अगर आपको टेक्नोलॉजी डेवलप करना है पहले आपको नेचर के बारे में समझना होगा। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है, हम लोगों की आजादी थोड़ी बढ़ जाती है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो क्या होता, हमें नेचर की हर बात को मान के बैठे रहना पड़ता। पर टेक्नोलॉजी लूजन्स द शैकल्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग्स। शैकल्स का मतलब होता है हथकड़ी। तो टेक्नोलॉजी के वजह से
हमारी थोड़ी आजादी बढ़ रही है, हमारी ये जो शैकल्स हैं वो लूज हो रहे हैं, है ना, हम एनवायरमेंट को थोड़ा कंट्रोल कर पा रहे हैं। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इंटरैक्शन विद नेचुरल एनवायरमेंट्स ह्यूमंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। कह रहे हैं बहुत पहले के टाइम पे जब हमारे पास बिल्कुल टेक्नोलॉजी नहीं थी, नेचर का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा था। ठीक है, दिस इज सो बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज लो। ऐसा क्यों था? क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत कम थी और हम लोग बहुत प्रिमिटिव टाइम पे रहते थे। बहुत पहले के टाइम पे हम नेचर को ही सब कुछ मानते थे, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इस टाइप का इंटरैक्शन, जहां पर बहुत पुराना टाइम है, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हम नेचर से डर कर रहते हैं, नेचर की हर बात मानते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में क्या है? हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, नेचर का फोर्स बहुत स्ट्रांग है, हम लोग नेचर से डर कर रहते हैं, इसे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। तो इस स्टेज में टेक्नोलॉजी बहुत लो थी। ठीक है, तो इसको हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस के टॉपिक में पढ़ रहे हैं कि इस टाइम पर नेचर जो कहता था हम ह्यूमंस को मानना पड़ता था। अगर बहुत तेज ठंड है तो हम ठंड सह रहे हैं, अगर बहुत तेज गर्मी है तो हम गर्मी सह रहे हैं, अगर बाढ़ आ गई तो हम जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं। इस दौरान हम नेचर की बात सुनते थे, नेचर से डरते थे और हमने नेचर की पूजा करना भी स्टार्ट कर दिया था इस टाइम पर। इसे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से रिलेटेड एक कहानी है, उस कहानी को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में एक बॉक्स में दे रखी है। ठीक है, ये कहानी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप इसे इन डिटेल पढ़ सकते हो। मैं आपको थोड़ा एक समरी देती हूँ कि इस कहानी में क्या हो रहा है। बेंदा नाम के एक बच्चे के बारे में आपको कहानी बताई जा रही है। ये सेंट्रल इंडिया के घने जंगल में रहता है। उस घने जंगल में एक छोटा सा गांव है, उस गांव में कुछ 3 हट्स होंगे, वहां पर रहता है ये। इनका जो गांव है ये जंगलों के इतने बीच में है कि यहाँ पर आपको स्ट्रीट डॉग्स और नॉर्मल बर्ड्स ये सब नहीं दिखेंगे, एकदम एक ट्राइबल एरिया सा आप एक इमेजिन करो। जो बेंदा है, आप लोगों ने टार्जन पता होगा आपको, या फिर द जंगल बुक पता होगा, है ना, मोगली को थोड़ा इमेजिन करो उस टाइप की सिचुएशन। तो लायन क्लॉथ का कपड़ा पहनता है ये बच्चा। ठीक है, एंड ये एक ट्राइब में रहता है। इस ट्राइब के लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस करते हैं। बेंदा जो है उसके आसपास बहुत सारे ट्रीज हैं एंड उसको बहुत अच्छा लगता है कि मैं नेचर का पार्ट हूं, मैं इस यूनिवर्स का पार्ट हूं, है ना। तो आसपास उसके बहुत सारे महुआ, अलग अलग सैल ट्रीज, अलग अलग पेड़ बचपन से रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि बेंदा को अगर प्यास लगती है तो वो पास में नदी के पास जाता है और वहां से पानी पी लेता है। और वो अक्सर क्या करता है, लोई लूगी फॉरेस्ट के जो स्पिरिट हैं उनको थैंक यू कहता है, नेचर को थैंक यू कहता है कि आपने मेरे प्यास को बुझा दिया, मेरे थर्स्ट को आपने क्वेंच करा, कह के वो थैंक यू करता है फॉरेस्ट के स्पिरिट को। ठीक है, तो बेंदा अपने दोस्तों के साथ है, मस्त वो घूम रहा है इधर उधर, उसे भूख लगती है तो वो लीफ खा लेता है, रूट खा लेता है। एंड अभी बेंदा क्या कर रहा है, वो एक स्पेशल प्लांट को ढूंढ रहा है। तो उसके गांव में कोई एक रिचुअल आने वाला है, तो गांव के लोगों ने बेंदा से बोला है कि भाई तुम इस प्लांट को ढूंढ दो। तो वो अपने दोस्तों के साथ उस प्लांट को ढूंढ रहा है। ठीक है, अचानक से उसे कोई आवाज आती है बेंदा को और उसे लगता है कि यार फॉरेस्ट के जो बाहर जो लोग रहते हैं ना वो शायद फॉरेस्ट के अंदर आ रहे हैं। तो बेंदा और बेंदा के जो दोस्त हैं वो झट से भागकर छुप जाते हैं। तो एक ऐसे टाइप की जो सिचुएशन है ये एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन जहां हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम नेचर की पूजा करते हैं, नेचर से डरते हैं, नेचर की हर बात को मानते हैं। ठीक है, you will realize that in all such cases nature is a powerful force worshipped, revered and conserved। ऐसे सिचुएशन में नेचर एक बहुत पावरफुल फोर्स है जिनकी पूजा करी जाती है, जिनको इज्जत दी जाती है, जिनको बचाकर प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। देर इज अ डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमंस ऑन नेचर। ऐसे सिचुएशन में इंसान डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है नेचर के ऊपर हर चीज के लिए, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम एनवायरमेंट को मदर नेचर की तरह प्रॉपर तरीके से ट्रीट करते हैं।
The people begin to understand their environment and force of nature with passage of time. पर टाइम के साथ साथ क्या होता है, इंसान नेचर के बारे में और अच्छे से समझने लगते हैं एंड धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने लगते हैं. जब वो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हाथ में थोड़ी और आजादी आ गई है. पहले क्या होता था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, गर्मी है तो गर्मी सहते थे, ठंड है तो ठंड सहते थे. आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी है तो एनवायरमेंट का प्रभाव हमारे ऊपर कम हो गया. गर्मी है तो हम एसी चला देते हैं, ठंड है तो हम हीटर चला देते हैं. तो हमने धीरे धीरे तरीके ढूंढे नेचर के पावर को कम करने के और नेचर में आसानी से सरवाइव करने के. ठीक है, तो धीरे धीरे हम पॉसिबिलिटीज बनाते गए. ठीक है, धीरे धीरे हम हर एक सिचुएशन में पॉसिबिलिटी ढूंढने लगे कि यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी लग सकती है, यहाँ पर भी कुछ किया जा सकता है. फिर एक टाइम आया जब ऑलमोस्ट एनवायरनमेंट में हर जगह अब आपको कोई ह्यूमन का निशान दिख जाता है ना. आपको कहीं पे रिजॉर्ट दिख जाएगा, कहीं पे कोई खेती करता हुआ दिख जाएगा, कहीं पे आपको कोई पोर्ट दिख जाएगा. ठीक है, सैटेलाइट, स्पेस में भी हमने सैटेलाइट बनाकर छोड़ दिए हैं. तो आज के टाइम पे तो नेचर में हर जगह आपको ह्यूमन इम्प्रिंट, ह्यूमंस का कोई प्रूफ दिख जाएगा. इसी चीज को हम पॉसिबलिज्म कहते हैं. ठीक है, पॉसिबलिज्म एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से उल्टा कॉन्सेप्ट है. पॉसिबलिज्म मतलब एक ऐसा टाइम जब हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ गई है और हमें लगता है कि हर जगह टेक्नोलॉजी लगाना पॉसिबल है, हर जगह पॉसिबिलिटी है कि हम कोई आविष्कार करें और नेचर के पावर को कम करें. ठीक है, तो मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ. एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म मतलब एक ऐसा टाइम जब टेक्नोलॉजी बहुत कम है, नेचर बहुत स्ट्रांग है. पॉसिबलिज्म मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है जिसकी वजह से नेचर की पावर हमें थोड़ी कम लगती है. ठीक है, नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ देम एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड एंड स्टार्ट्स बेयरिंग इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर. इसी को ही हम कहते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. जब हम ह्यूमंस टेक्नोलॉजी लगाकर नेचर को बदलने लग जाते हैं. ठीक है, तो धीरे धीरे एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब आपको नेचर में ह्यूमंस के निशान दिखने लग जाएंगे. ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट आपको एक कहानी बताई है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर से रिलेटेड. आप इस कहानी को इन डिटेल पढ़ सकते हो. मैं आपको बता देती हूँ कि इस कहानी में है क्या. इस कहानी में एक लड़की है कारी नाम से, वो पोल्स वाले इलाकों में रहती है जहां बहुत ठंड होती है और महीनों तक अंधेरा ही होता है. ठीक है, तो कारी जो है वो काम के लिए निकलती है सुबह 8 बजे, पर बाहर बहुत अंधेरा होता है, वहां बहुत ठंड होती है, बहुत स्नोफॉल होता है. तो कारी की जो कार है उसमें स्पेशल टायर्स हैं ताकि स्नो में भी वो चला पाए. उसके कार के हेडलाइट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है ताकि बहुत अंधेरे में भी वो आसानी से देख पाए. जब वो ऑफिस में जाती है तो ऑफिस में उसे ठंड नहीं लगती क्योंकि ऑफिस में आर्टिफिशियल हीटिंग के थ्रू हमेशा 23 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है. कारी जिस यूनिवर्सिटी में है उन्होंने अपनी बिल्डिंग को डोम शेप में बना रखा है. डोम शेप मतलब इस शेप में. ठीक है, डोम शेप से क्या फायदा होगा, अगर इसके ऊपर स्नोफॉल होगी तो स्नोफॉल ऐसे फिसल जाएगा, है ना. और अगर कभी धूप आती है तो सनलाइट ऐसे अंदर आके ट्रैप हो जाएगा, हीट यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा. बाकी तो ये लोग टेम्परेचर और लाइट को अंदर से कंट्रोल करते ही हैं. यहाँ पर इतनी ठंड होती है कि यहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलना आसान नहीं है. पर कारी का जब मन करता है वो कीवी बनाना, ऑरेंज, जो मन करता है वो तब खाती है. कारी के यहाँ पर ट्रेड के थ्रू हर सामान पहुंच जाता है, हर टाइप का फूल, हर टाइप का वेजिटेबल, फ्रूट कारी को बहुत ही आसानी से मिल जाता है. ऐसा नहीं है कि कारी बहुत दूर रहती है तो वो किसी से बात नहीं कर पाती. वो बस अपने लैपटॉप में थोड़ा इधर उधर क्लिक करेगी तो वो बहुत आसानी से दिल्ली में बैठे लोगों के साथ बात कर पाएगी. उसका अगर मन करता है तो कारी फ्लाइट लेके लंदन चली जाती है, शाम तक वापस घर भी पहुंच जाती है और अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख लेती है. कारी वैसे तो 58 ईयर्स ओल्ड है, पर अगर आप उसे देखोगे तो आपको लगेगा कि वो कुछ 30 समथिंग है. ठीक है, वो वैसे तो ओल्ड है पर शी लुक्स वेरी यंग. तो ये क्या, किस चीज का एग्जाम्पल हुआ, ये इस चीज का एग्जाम्पल हुआ जहां पर हमारे पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है तो हम नेचर के फोर्सेस से बहुत ज्यादा डर नहीं रहे हैं. ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का एग्जाम्पल हुआ. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. एक ज्योग्राफर आए जिनका नाम था ग्रिफिथ टेलर. ग्रिफिथ टेलर एक कॉन्सेप्ट लेकर आए जिसको हम कहते हैं नियो डिटर्मिनिज्म.
नियो डिटर्मिनिज्म को ही स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं पहले आपको समझा देती हूँ ये क्या है, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि यार हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में रहेंगे या हम पॉसिबलिज्म में रहेंगे। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म मतलब बिल्कुल टेक्नोलॉजी ना लगाना, पॉसिबलिज्म मतलब हर जगह टेक्नोलॉजी लगा देना। तो ग्रिफिथ टेलर ने बोला कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ यही दो रास्ते हैं, हमारे पास एक बीच का भी रास्ता है, एक मध्यम मार्ग भी है, जहां पर हम इन दोनों ही केसेस को बैलेंस कर सकते हैं। ना ही तुम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी लगाओ, ना ही तुम बहुत कम टेक्नोलॉजी लगाओ, तुम दोनों चीजों को बैलेंस करो। तो एक तरीके से ग्रिफिथ टेलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम्हें जहां सही लगे वहां पर टेक्नोलॉजी लगाओ, जहां तुम्हें सही नहीं लग रहा वहां फालतू में टेक्नोलॉजी को मत लगाओ, सोच समझ के जहां जरूरत है बैलेंस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करो। इसी कॉन्सेप्ट को नियो डिटर्मिनिज्म कहा जाता है, या फिर स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। तो ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि आप लोगों ने ट्रैफिक लाइट्स को तो देखा होगा, ट्रैफिक लाइट्स में रेड कलर होता है और ग्रीन कलर होता है, रेड में हम रुक जाते हैं, ग्रीन में हम चलते हैं। तो ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि ऐसा नेचर के साथ भी है। अगर तुम्हें नेचर को देखकर लगे कि यहाँ तो रेड लाइट है, मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजी मत लगाओ, यहाँ खतरा है, नेचर को फालतू में मत बिगाड़ो। अगर तुम्हें नेचर को देखकर लगता है कि यहाँ तो ग्रीन लाइट है, यहाँ टेक्नोलॉजी लगाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो लगा दो टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा जा रहा है? The concept shows that neither is there a situation of absolute necessity nor is there a condition of absolute freedom. तो ग्रिफिथ टेलर कह रहे हैं कि ना तो तुम ऐसे सिचुएशन में रहो जहां पे तुम बिल्कुल टेक्नोलॉजी नहीं लगा रहे, ना ही तुम ऐसे सिचुएशन में रहो जहां पे तुम बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी को लगाए जा रहे हो। तो ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि आप नेचर को कॉन्कर कैसे कर सकते हो, जब आप नेचर की बात मानोगे तो ही असली डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये सिग्नल्स देखकर आप टेक्नोलॉजी का यूज करो। इट मीन्स दैट पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स विच डू नॉट डैमेज द एनवायरमेंट एंड देयर इज नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट्स। तो ग्रिफिथ टेलर क्या कह रहे हैं कि आपको टेक्नोलॉजी लगानी है तो लगाओ, पर इतना भी मत लगाओ कि तुम एनवायरमेंट को डैमेज करे जा रहे हो बिना सोचे समझे, है ना। ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि तुम टेक्नोलॉजी लगाए जा रहे हो और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस भी तुम्हें फेस ना करना पड़े, ऐसा नहीं हो पाएगा। तुम एनवायरमेंट को डैमेज करोगे तो नुकसान तुम्हें ही होगा। तो इसीलिए सोच समझकर टेक्नोलॉजी का यूज करो, ये ग्रिफिथ टेलर अपने कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं। तो अगर इसी तरीके से हम बिना सोचे समझे टेक्नोलॉजी का यूज करते रहें, नेचर को परेशान करते रहें, तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि हमारे दुनिया में ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर हटता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, जमीन की क्वालिटी बिगड़ती जा रही है। The neo-determinism conceptually attempts to bring a balance, nullifying either or dichotomy. Neo-determinism के कॉन्सेप्ट में एक बैलेंस के बारे में बात करी जा रही है कि ना ही तुम बिना टेक्नोलॉजी के रहो, ना ही तुम भयंकर टेक्नोलॉजी को यूज करके एनवायरमेंट को डैमेज करो, एक बैलेंस तरीके से काम करो। ठीक है, नेक्स्ट, फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो अभी हमने समझा कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ह्यूमन लाइफ और नेचर के बीच के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं, पर ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो जैसे जैसे टाइम के साथ साथ हमारी नॉलेज बढ़ रही है, जैसे जैसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी को और समझ रहे हैं, ये सब्जेक्ट्स और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, पर उससे पहले ये एक बॉक्स दे रखा है टेबल 1.1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखते हैं। टेबल 1.1 में आपको बता रखा है कि टाइम के साथ साथ हमारा ज्योग्राफी को पढ़ने का अप्रोच कैसे बदला। ठीक है, तो अर्ली कॉलोनियल टाइम में ज्योग्राफी पढ़ने का हमारा अप्रोच क्या था? अर्ली कॉलोनियल टाइम मतलब जब ब्रिटिशर्स अलग अलग एरिया के ऊपर जस्ट कब्जा कर ही रहे थे, तब ज्योग्राफी को पढ़ने का हमारा अप्रोच क्या था? इस अप्रोच का नाम है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते थे? इंपीरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट प्रॉम्प्टेड डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज एंड
encyclopedic description of the area formed an important aspect of geographer's account. ठीक है, तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड में क्या होता था, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन करते थे हम। उस टाइम पे ज्यादा कंट्रीज के बारे में हमें पता नहीं था, हम ट्रेड के चलते इधर उधर नए नए एरियाज को डिस्कवर करते थे, उनके बारे में जानते थे। एनसाइक्लोपीडिया की तरह अलग अलग रीजन्स के बारे में हम सीखते रहते थे। तो एक्सप्लोर करो उस एरिया को और उस एरिया के बारे में समझो, ये हमारा अप्रोच रहता था अर्ली कॉलोनियल पीरियड में। फिर जैसे जैसे कॉलोनियल पीरियड थोड़ा बीतता गया, लेटर कॉलोनियल पीरियड में हमारा अप्रोच क्या था ज्योग्राफी को समझने का, रीजनल एनालिसिस। रीजनल एनालिसिस में हम क्या करते थे, हम एक एक रीजन के ऊपर फोकस करते थे। मान लो ये पूरा अर्थ है, हमने इस अर्थ को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, हम इन छोटे छोटे रीजन्स के बारे में इन डिटेल एक एक करके पढ़ने लगे। ठीक है, तो इन छोटे छोटे हिस्सों को तो जोड़कर पूरा अर्थ बन रहा है, तो अगर हम इन छोटे छोटे हिस्सों को एक एक करके पढ़ते जाएंगे तो हम पूरे अर्थ को समझ जाएंगे। इसी अप्रोच को रीजनल एनालिसिस कहा जाता है, ये लेटर कॉलोनियल पीरियड में यूज होता था। नेक्स्ट 1930s में हमारा जो अप्रोच था ज्योग्राफी को लेकर, इस अप्रोच को एरियल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। एरियल डिफरेंशिएशन में क्या था, हमने ऐसे अलग अलग रीजन्स तो बना दिए, अब हम ये समझने की कोशिश करते थे कि ये वाला रीजन बाकी रीजन से अलग कैसे है। एरियल डिफरेंशिएशन में हर एक रीजन के खास फैक्टर्स को, यूनिक फैक्टर्स को समझने की हम कोशिश करते थे। नेक्स्ट लेट 1950s से लेकर लेट 1960s तक हमारा ज्योग्राफी पढ़ने का जो अप्रोच था उसे हम स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, इस टाइम तक आते आते टेक्नोलॉजी थोड़ी बढ़ने लगी, तो हम ज्योग्राफी में कंप्यूटर्स और स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज्यादा यूज करने लगे, है ना। तो हम ज्योग्राफी में हर जगह कंप्यूटर्स को यूज करने लगे। इस टाइम पीरियड को क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ज्योग्राफी का एक ऐसा फेज जब हम बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स का यूज करने लगे ज्योग्राफी को समझने के लिए, तो हम हर जगह पैटर्न्स और डेटा देखते रहते थे ज्योग्राफी को समझने के लिए। इस अप्रोच का नाम है स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। 1970s तक हमें आते आते लगा कि यार हम ना कुछ ज्यादा ही कंप्यूटर्स लगाए जा रहे हैं ज्योग्राफी में, हमें एक ह्यूमन टच की जरूरत है ज्योग्राफी में। इसी के चलते हम ज्योग्राफी के 3 सेगमेंट्स बनाते हैं, 3 स्कूल्स बनाते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के। ठीक है, उन तीनों स्कूल्स का नाम था ह्यूमनिस्टिक, रैडिकल और बिहेवियरल स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में एनसीईआरटी में एक अलग से बॉक्स दे रखा है, उस बॉक्स से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट क्या है। ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट को ही वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है। ठीक है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर एक सब्जेक्ट है जहां पर हम सोसाइटी के वेल बीइंग के ऊपर फोकस करते हैं। सोसाइटी के लोगों को हाउसिंग मिले, हेल्थ मिले, एजुकेशन मिले, जब इस चीज के ऊपर हमारा मेन फोकस रहता है ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो हम उसे ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। नेक्स्ट रैडिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी का वो हिस्सा जहां पर हम ज्योग्राफी में कार्ल मार्क्स की थ्योरी को लगा रहे हैं, जहां पर हम गरीबी, सोसाइटी के इनइक्वालिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर हम ऐसा सोच रहे हैं कि यार सोसाइटी की सारी दिक्कतें कैपिटलिज्म के वजह से हैं। इसे रैडिकल स्कूल ऑफ थॉट बोला जाता है। नेक्स्ट बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी का वो हिस्सा जहां पर हम एक रीजन के रिलीजन, रेस, एथनिसिटी, कल्चर, इन सबको समझने की कोशिश करें, इसे बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है। तो 1970s में हम ह्यूमनिस्टिक, रैडिकल और बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट लेकर आते हैं ताकि ज्योग्राफी में फिर से एक ह्यूमन टच आ जाए। 1990s और आज के टाइम पर भी ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने का हमारा तरीका क्या है, इस अप्रोच को कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी। पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी में क्या है, हम ग्रैंड यूनिवर्सल थियोरीज हम जान चुके हैं, हम, है ना। अब हमें अलग अलग थियोरीज, अलग अलग लॉज के बारे में बहुत आइडिया लग गया, तो अब हम इन थियोरीज, इन लॉज को ज्योग्राफी में लगाकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस अप्रोच को कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी। डन, अब ये भी मैंने पढ़ा दिया तुम्हें। अब एक लास्ट बॉक्स है, ये बॉक्स और समझ लेते हैं। इस बॉक्स में आपको बताया जा रहा है
कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर और भी सब्जेक्ट्स हैं, इस सब्जेक्ट्स के भी सब फील्ड हैं, मतलब इस सब्जेक्ट के अंदर भी और छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, और ये सब्जेक्ट सोशल साइंस के कौन से सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है ये आपको बता रखा है। ठीक है, तो आप इस टेबल के ऊपर एक बार नजर मार लो। ठीक है, यहां से एमसीक्यू आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले कि बिहेवियरल ज्योग्राफी सोशल साइंस के कौन से सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, तो आपको पता होना चाहिए कि सोशल ज्योग्राफी के अंदर एक सब्जेक्ट आता है बिहेवियरल ज्योग्राफी, और बिहेवियरल ज्योग्राफी साइकोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। कूल, तो ऐसे एक एक बार देख लो। एक सब्जेक्ट है हमारा सोशल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी में क्या क्या आ जाता है, बिहेवियरल ज्योग्राफी, सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लीजर, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी। ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्टेड है, बिहेवियरल ज्योग्राफी साइकोलॉजी के साथ कनेक्टेड है, सोशल वेलबींग वेलफेयर इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्टेड है, ज्योग्राफी ऑफ लीजर सोशियोलॉजी के साथ कनेक्टेड है, कल्चरल ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी के साथ कनेक्टेड है, जेंडर ज्योग्राफी सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी विमेन स्टडीज तीनों का पार्ट है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री से कनेक्टेड है, मेडिकल ज्योग्राफी एपिडेमोलॉजी से कनेक्टेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्बन ज्योग्राफी अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग के साथ कनेक्टेड है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आ जाता है इलेक्टोरल ज्योग्राफी, मिलिट्री ज्योग्राफी। ठीक है, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी हमारे पॉलिटिकल साइंस के साथ कनेक्टेड है। इलेक्टोरल ज्योग्राफी सेफोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। सेफोलॉजी मतलब अलग अलग एरियाज में इलेक्शंस के बारे में, वोटिंग सिस्टम के बारे में इन डिटेल पढ़ना। मिलिट्री ज्योग्राफी मिलिट्री साइंस नाम के एक सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है। जब हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तो इसे डेमोग्राफी कहा जाता है। जब हम सेटलमेंट ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तो इसे अर्बन और रूरल प्लानिंग सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी नाम से एक सब्जेक्ट होता है जो कि इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्टेड होता है। ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स रिसोर्स इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है। ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर साइंस के साथ कनेक्टेड है। ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्टेड है। ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स कॉमर्स के साथ कनेक्टेड है ये सब्जेक्ट। ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म टूरिज्म और ट्रैवल मैनेजमेंट के साथ कनेक्टेड है। ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये इंटरनेशनल ट्रेड सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है। तो आपको बस ऐसा नहीं कह रही मैं कि हर एक सब्जेक्ट का डेफिनेशन रट लो, ऐसा नहीं है, आपको बस एक आइडिया होना चाहिए कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर कौन सा सब्जेक्ट आता है, इस सब्जेक्ट के सब फील्ड क्या है, और ये सब फील्ड सोशल साइंस के कौन से सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है। उतना ही बताने के लिए, बस एक आइडिया देने के लिए ये आपको टेबल दे रखा है। ओके, चलो इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। कन्फेटी टाइम, सब लोग क्लैपिंग करो, आप लोगों ने एक चैप्टर खत्म कर लिया है मेरे साथ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बहुत ही बढ़िया। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। भागो मत, अभी एक होमवर्क दे रही हूं मैं आपको, जिसको भी इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। Who proposed the concept of neo-determinism? Neo-determinism का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आए? ग्रिफिथ, टेलर, ब्लेक, हंटिंगटन या रिटर? जो भी आंसर राइट लग रहा है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये तो हमारी फ्री क्लास थी, पर अगर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ नेक्स्ट लेवल टॉपर लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको हमारे बैच को ज्वाइन कर लेना चाहिए, जहां पर हम लाइव क्लासेस के थ्रू आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कवर करा रहे हैं, एंड साथ ही साथ इंग्लिश भी। आपको नोट्स दिए जाएंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए सेपरेट डाउट सॉल्विंग सेशन रखा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर, ये सब आपको कवर कराया जाएगा इस बैच में। बैच को ज्वाइन कैसे करना है? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 12 कह के एक लिंक दे रखी है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो। जब आप क्लिक करोगे आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो, फोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दो, फिर ये पेज ओपन होगा। इस पेज में सेलेक्ट करो कि आपको हमारा बैच कितने महीनों तक चाहिए। अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको और ऑप्शन दिखेगा, और फिर यहाँ पर आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा। रेफरल कोड में आपको डाल देना है अनुष्या, ANUSHYA।
अन अकेडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है, तो तुम जैसे ही यहाँ पर अनुष्या लिखोगे तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। फिर प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो और आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी। जिन्होंने बैच ज्वाइन कर लिया है बढ़िया, जिसने नहीं करा अब भी टाइम है, कर लो। एक और चीज, मैं कल लाइव आ रही हूँ 9 बजे और कल के क्लास में हम लोग आस्क मी एनीथिंग करने वाले हैं। पढ़ाई तो हम रोज करते हैं, पढ़ाई रिलेटेड डाउट्स भी आप रोज पूछते हो, पर अगर आप थोड़ा और जानना चाहते हो या कुछ भी पूछना चाहते हो मेरे से, तो कल 9 PM लाइव आ जाना। आस्क मी एनीथिंग सेशन है और ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है, पहुंच जाना टाइम से। अन अकेडमी में अभी अन अकेडमी पोल लीग भी चल रहा है, जहां पर टीचर्स फ्री क्लास में क्विजेस करा रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों का ये पोल लीग कब लगा रखा है, मई 22 को और जून 1 को। इन क्लासेस का लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी और मैं आपको यूट्यूब पर भी दे दूंगी। इन क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पोल करके देखने वाले हैं अलग अलग चैप्टर्स का। जो भी बच्चा इस पोल में टॉप करेगा, चांसेस हैं कि आपको अन अकेडमी से रिवॉर्ड्स मिलेंगे इस पोल में जीतने के बाद। चलो बच्चों, तो आज मेनली मुझे आप लोगों को यही बताना था। आई होप आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है तो शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।